तो मेरा नाम आदित्य पाल है, ट्रिपल आई टी सी सी टी से सीएससी कर रहा हूँ। और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हमें हीट के एक्सट्रीम्स मीन्स थर्मल थर्मल और थर्मल प्रॉपर्टीज और डायनामिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हमें इसके बारे में पढ़ना, थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे जैसे कि चैप्टर स्टार्ट होते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक अच्छा सा कोट है, इट इज द ओनली फिजिकल थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल कंटेंट कंसर्निंग विच आई एम कन्विंस्ड दैट within the framework of the applicability of its basic content concepts it will be never be overthrown। मतलब ये इकलौती टॉपिक है एल्बर्ट आइंस्टाइन के आंखों के सामने जिनकी बेसिक कंसेप्ट को कभी मतलब कभी भी नकारा नहीं जा सकता, ये इतनी एक्यूरेट है। ठीक है, तो इवन इन द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्टडी थर्मोडायनेमिक्स की कंसेप्ट हमेशा से मतलब करेक्ट प्रूव होता है। ये इट इज द मोस्ट मतलब मोस्ट फिजिकल मीन्स अभी के टाइम तक में सबसे एक्यूरेटली प्रूव थ्योरी में से एक है थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी। चाहे कहीं भी अप्लाई हो जाए, इसकी आंसर हमेशा करेक्ट आई है। इसलिए इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ही मानते हैं कि कभी भी इसकी बेस इट विल नेवर बी ओवरथ्रोन, कभी भी इसको नकारा नहीं जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम इस चैप्टर में जान रहे हैं, यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि क्या है इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होते ही हमें आते हैं कुछ थर्मोडायनिक्स टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले आती है सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है? मान लो आपका कोई कोई एक सिस्टम है, कोई सिस्टम आपका ये है। ठीक है, तो ये आपका ये सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर सारी प्रोसेसेस होती हैं। और ये जो सराउंडिंग्स होती है, इनके बगल वाली जगह को हम बोलते हैं सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये हमारी सिस्टम और सराउंडिंग हो गई। तो आगे चलते हैं। और जो अपना यूनिवर्स होता है वो सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ के, मीन्स अगर टोटल यूनिवर्स को देखोगे, यूनिवर्स क्या है? आपका सिस्टम जहाँ पे चीजें हो रही है प्लस उसका सराउंडिंग, वो टोटल यूनिवर्स होगा। ठीक है, और यूनिवर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यूनिवर्स को कुछ अफेक्ट नहीं होता, सब इंटरनल चेंजेस को सिस्टम और सराउंडिंग कैंसल आउट करके यूनिवर्स का सारा चेंजेस जीरो रखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर देख सकते हो, सिस्टम सराउंडिंग और टोटल हो गया यूनिवर्स। अब हम आगे देखते हैं कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक ओपन सिस्टम जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर अलाउड होता है, और क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज बिटवीन ऑफ एनर्जी इन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, ओपन सिस्टम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होता है, पर क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम अपना क्या है? देयर इज नो एक्सचेंज और ऑफ एनर्जी एंड एटम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई एनर्जी और मैटर की एक्सचेंज नहीं होती है। बट सॉरी, क्लोज सिस्टम में एनर्जी की चेंजेस होती है, मैटर की चेंजेस नहीं हो सकती। बट ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों की चेंजेस हो सकती है। तो अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो बोल सकते हैं ओपन सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम हो गया मैटर प्लस सराउंडिंग। ठीक है, एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लोज सिस्टम में ओनली मैटर, मैटर मैटर सराउंडिंग मैटर कर सकते हैं, मैटर नहीं कर सकते, एनर्जी कर सकते हैं। ठीक है, मैटर नहीं कर सकते, एनर्जी कर सकते क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर एंड एनर्जी दोनों नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली ऐसे ही हमारे को सारी चीजें बताई हुई है कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। और फिर उसके बाद हमें इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया गया, वर्क के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे हीट के बारे में बताया गया होगा, हाँ हीट के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज के साथ ये भी है कि हमें फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। एडियाबैटिक फंक्शन है कि आइसोथर्मल फंक्शन है, सब केसेस हमें यहाँ पे बताया गया है कि सब केसेस में कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमें सब कुछ बताया गया है, इंटरनल चेंज, ये सारे एग्जांपल्स आपको देखना होगा। और ये चैप्टर ऐसे ही प्रोसीड करेगी। ठीक है, हमें डिफरेंट ग्राफ्स के डिफरेंस बताया गया कि डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट ग्राफ्स कैसे कैसे बन रहे हैं। यहाँ पे पीवी की ग्राफ है, व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट चेंजेस इन फाइनाइट स्टेप,
और यहाँ पे पीवी की ग्राफ प्रेशर इज नॉट करंट चेंजेस इन इनफाइनाइट स्टेप। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रेशर्स का बताएगा, फ्री एक्सपेंशन है। ठीक है, और ये ऐसे ही हमारी को बताएगा, और ये पूरी चैप्टर वैसे ही है। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में बताएगा यहाँ पे, बॉम्ब कैलोरीमीटर ये पढ़ना है। और फिर उसका डेल्टा एच मेजरमेंट सब कुछ यहाँ पे दिया गया, सारी यहाँ पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये भले आपको याद नहीं करना है, ठीक है, बट एक दो वैल्यूज है, जैसे H2O की वैल्यू में आपको ये याद रखना है। ठीक है, TB/K याद रखना है कि ऐसा ऐसा कब होता है। उसके अलावा शायद मेरे को नहीं लगता और कोई इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कभी कभी H2O की नहीं देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो दे देते हैं। ये सब बस एक आइडिया के लिए दिया गया कि स्टैंडर्ड मोड एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, और यहाँ पे थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में हमारे को हेस्लॉ दी हुई है, हेस्लॉ क्या होता है। ठीक है, सब सारी चीजें हमारी एग्जाम क्वेश्चन बनाने में काम आएगी। बहुत सारे फॉर्मूला हैं इसमें, सारे फॉर्मूला को एक साइड अलग कॉपी में लिख के हमें अच्छे से बनाना होगा। और यहाँ पे हमें सारी तरह की एंथैल्पी दी क्या, एंथैल्पी ऑफ एटोमिजाइजेशन है, बॉन्ड एंथैल्पी है। ठीक है, सारी चीजें अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें सब लैटिस एनर्जी कह रहे हैं, बॉन्ड हेबर साइकिल में दिया हुआ है। ठीक है, बॉन्ड हेबर साइकिल ऑफ NaCl है। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, सारी चीजें इम्पोर्टेंट है इसमें। कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं है इसमें जिसमें ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें क्वेश्चन आने में काम आएगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीजें हमें भी एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाते हुए समझ में आ जाएगी क्या क्या करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो पूरी चीजें सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ गिब्स का एनर्जी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और अब ये शायद चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे को यहाँ पे क्या बताएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बताया गया है। ठीक है, एस लॉ के बारे में बताया गया है, एंट्रोपी के बारे में बताया गया, सेकेंड लॉ के बारे में भी शायद इस चैप्टर में डिस्कशन हुआ है कि नहीं। फर्स्ट लॉ हुआ, सेकेंड लॉ थर्ड लॉ का अब नहीं किया हुआ इस चैप्टर में तो। फर्स्ट लॉ का सेकेंड लॉ थर्ड लॉ शायद आगे कवर होगा। ओके, तो अब हम एक्सरसाइजेज में आते हैं। सो बेसिकली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन में आते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, अ थर्मोडायनेमिक स्टेट परसिस्ट द क्वांटिटी। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नोट्स पे। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट आंसर, अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी यूज्ड टू डिटरमाइन हीट चेंजेस। नहीं, whose value is independent of path, बिल्कुल सही है। यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। नहीं, whose value depends on temperature only। नहीं, थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, ये गलत है, क्योंकि अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है, हम टेम्परेचर नहीं बोल सकते सर। ठीक है, हमारे को यहाँ बस एक ही ऑप्शन सही मिल रही है, ये है whose value is independent of पाथ। बेसिकली थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन ही की बात हो रही है कि थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज द फंक्शन whose value is independent of path। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन से आप देख लोगे। ओके, 5.2 पे चलते हैं। 5.2 है अपना, द फॉर द प्रोसेस टू ऑकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज, फर्स्ट डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। नहीं, डेल्टा पी इक्वल टू जीरो। नहीं, क्यू इक्वल टू जीरो इज करेक्ट, क्योंकि एडियाबैटिक में क्या होता है, एडियाबैटिक में हीट मतलब जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। ठीक है, एडियाबैटिक की वो डेफिनेशन कि क्यू की वैल्यू जीरो होगी। और फोर्थ ऑप्शन है वर्क डन इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन इक्वल टू जीरो सिर्फ आइसोबैरिक कंडीशन में होता है। ठीक है, आइसोबैरिक कंडीशन में वर्क डन इक्वल टू जीरो होता है, आइसोथर्मल में टी इक्वल टू आइसोबैरिक में डेल्टा पी इक्वल टू जीरो। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, वर्क जीरो और हीट जीरो। ठीक है, तो ये चारों अलग अलग चीजों की है। ये हमारी आइसोथर्मल कंडीशन है, आइसोथर्मल। ये हम लोग का आइसोबैरिक, ये अपनी एडियाबैटिक, और ये अपनी आइसो, मुझे नेम नहीं आता है, सॉरी, बट
अपना देख लेना क्या आप उसको बोलते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम हो गया पढ़े हुए, तो फिर उसका नेम नहीं आ रहा है। ओके, तो हम थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स आर, जो हमारी सारी एलिमेंट्स होती है उनकी एंथैल्पी एक स्टैंडर्ड स्टेट में क्या बोलते हैं? एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट ऑल एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट आर, क्या होगा? यूनिटी। यूनिटी मतलब वन। वन तो नहीं होगा अपना, ठीक है। वन, हाँ, ये वन नहीं होगा, ठीक है। जीरो होता है, जीरो होता है क्योंकि सारे एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में अपने इनके पास कोई एंथैल्पी नहीं होती, ठीक है। और लेस देन जीरो भी नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट, ये भी नहीं होगा। सारे एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट की एंथैल्पी उनकी जीरो होती है। ये एक बेसिक थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। 5.4 में इसमें पूछा डेल्टा यू हमें मिथेन के कंबशन का दिया हुआ है, जो कि है -x किलो जूल पर मोल। डेल्टा वैल्यू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट, ठीक है, ग्रेटर देन यू नॉट और लेस देन यू नॉट और इक्वल टू जीरो। तो हम जैसा कि जानते हैं डेल्टा यू नॉट हमें -x किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। एक बार हम बैलेंस इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन लिखते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन लिखेंगे। मीथेन आप जानते हैं CH4 होता है, प्लस 2O2 करेंगे उसको गैसेस फॉर्म में, तो हमारी CO2 गैस और H2O लिक्विड बनेगी, ठीक है। और रिएक्शन हम जो ये होगा उसको हम बैलेंस करके लिखेंगे, ठीक है। अगर बैलेंस करके लिख रहे हैं तो मान लीजिए हम लेते हैं एक एक मोल ऑफ CH4, ठीक है। और ये हो गया, तो अगर हम एक मोल ऑफ CH4 लेंगे तो बाकी सबकी वैल्यूज क्या होगी? ये 2 मोल ऑक्सीजन लेंगे, 1 मोल CO2 निकलेगा और 2 मोल वाटर निकलेगा, ठीक है। सब वो ये लिक्विड फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो हम इसमें डेल्टा एनजी निकालेंगे। डेल्टा एनजी क्या होता है? मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड माइनस मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है। मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट ऑन द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे क्या? अगर हम मान लें CH4 की 1 मोल है तो CO2 की भी 1 मोल होगी, क्योंकि यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू मोल्स डिफाइन करती है। बट अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की H2 वाटर की नहीं लेंगे मोल्स, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्मेट में है। हम मोल्स उन्हीं चीजों के लेंगे जो कि गैसियस फॉर्मेट में होगी। तो 1 मोल ऑन द प्रोडक्ट साइड प्लस 1 मोल ऑफ CH4 और 1 मोल 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, टोटल 1 -3 -2 मोल्स आ रही है, -2 मोल्स है, ठीक है। तो टी डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ये अपनी डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी फॉर्मूला है, ठीक है। ये याद करना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत यूज आएगी, ठीक है। अब हम जो वैल्यूज हमें पता है हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा यू नॉट -2 RT, ठीक है। तो जैसा कि जानते हो कि यहाँ पे डेल्टा यू नॉट माइनस माइनस एक्स किलो जूल पर मोल है, और उसको -2 RT कर रहे हो, तो जो डेल्टा एच की वैल्यू है, ठीक है, वो तो और छोटी होनी होगी, ठीक है। तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो, मतलब ये बहुत ज्यादा निगेटिव हो गई, पहले तो निगेटिव थी और निगेटिव हो गई, तो डेल्टा एच की वैल्यू और छोटी हो गई। और छोटी हो गई तो इसका क्या मतलब हुआ? वो डेल्टा यू नॉट के वैल्यू से छोटी है। अब अगर आप देखो, अगर +2 RT भेज दो तो डेल्टा यू नॉट, जो कि डेल्टा एच नॉट +2 RT है ना, +2 RT होगा। मतलब डेल्टा यू की वैल्यू 2 RT टाइम्स, मतलब 2 RT ज्यादा है डेल्टा एच नॉट से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा एच नॉट लेस देन डेल्टा यू नॉट, तो हमारी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। तो हम अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन आर एट 298 केल्विन आर -890.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है, -393.5 किलो जूल पर मोल एंड -285.8 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CH4 विल बी। तो हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं रिएक्शन क्या हो रहा है। तो पहले तो देखते हैं पहला रिएक्शन होगा जो कि अपना यहाँ पे CH4 गैस प्लस 2O2 गैस और CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, ठीक है। ये आपको खुद से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं। मीथेन दिया है, ग्रेफाइट दिया है, डाइहाइड्रोजन दिया हुआ है, तो हमें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH4 निकाला ना। हमें निकाला सी सी सॉलिड प्लस 2H2 गैस निकाल इज इक्वल टू CH4। हमें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, क्योंकि वो स्टैंडर्ड स्टेट से होती है,
ठीक है, हम कोई एलिमेंट नहीं यूज कर सकते वहां पे दूसरा। ओके, तो हम इसको ऐसे रिएक्शंस के फॉर्म में लिखेंगे कि हमें ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन ग्रेफाइट सबकी कंबशन वाली इक्वेशन लिख देंगे जैसे डीवी है, और उसकी यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा एस सी। डेल्टा एस सी की वैल्यू हम लिख देंगे, ठीक है, -890.3 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एस सी की वैल्यू इस केस में होगी -393.5 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एस सी की वैल्यू होगी -285.8 किलो जूल पर मोल। अगर हमें इक्वेशन जिसकी हमें डेल्टा एफ एच एच फॉर्मेशन निकालनी है, वो होगी कार्बन एस में 2s2 इज इक्वल टू CH4 गैस, ठीक है। एक्चुअली में तो हमें इसकी निकालनी है, तो हम एक चीज नोटिस करेंगे, देखिए फोर जो फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन इस क्या है, ये जो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन प्लस 2 टाइम्स थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। ये तो इजीली आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी ध्यान से देखें तो जो यहाँ पे होगा कि सेकेंड प्लस थर्ड इक्वेशन, सेकेंड प्लस 2 टाइम्स थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन हमारी फोर्थ इक्वेशन के बराबर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ इक्वेशन इक्वल टू सेकेंड प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सेकेंड प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन, ठीक है। एक सेकंड, नहीं नहीं गलत है यहाँ पे। ठीक है। हम्म, अब सही है। सेकेंड प्लस 2 टाइम थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम ये करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, -393 इंटू 2 -895.8 -890.3, ठीक है। तो जब हम इसको निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 74.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है, जो कि हमारी फर्स्ट वैल्यू के बराबर, फर्स्ट ऑप्शन के बराबर है, ठीक है। अब 5.6 में आते हैं, 5.6 में दिया हुआ है रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी प्लस डी प्लस हीट, ठीक है, एक्सोथर्मिक है, मतलब अगर हीट निकल रही तो एक्सोथर्मिक इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी, ठीक है। डेल्टा एस हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, द रिएक्शन विल बी, तो हम जैसे कि जानते हैं गिव से क्वेश्चन के डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये वाली टर्म हमारी निगेटिव हो जाएगी टोटल, ठीक है। और डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक इक्वेशन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक इक्वेशन में होने के कारण डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव, तो टोटल डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी, विच मीन्स स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, no matter what temperature it is, it will be spontaneous, even if it's 0 Kelvin, it would be spontaneous, okay, बिकॉज हमारी डेल्टा एच की वैल्यू तब भी निगेटिव होगी, इससे 0 Kelvin में भी स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करेगी, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। 0 Kelvin इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, टी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर जीरो हो सकती है, वो 0 Kelvin इज स्टिल क्या बोल सकते हैं कि इट्स अनरीचेबल, मीन्स बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में साइंटिस्ट ने मतलब वहां तक रीच किया है, बट still it's a very hard process to go to t equal to 0 Kelvin, okay। 5.7 चलता है, in a process 701 joule of heat is absorbed by a system, what is the change in the internal energy for the process, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्यू एब्जॉर्ब हमारी है वो है 701 जूल, और वर्क डन बाय सिस्टम क्या है, जो सिस्टम पे हमने वर्क किया है वो है 394 जूल, पर हम यहाँ पे निगेटिव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री में वर्क डन बाय सिस्टम हमारी निगेटिव होती है। वही अगर फिजिक्स में अगर देखोगे तो फिजिक्स में हमने जब जो थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं तो उससे वर्क डन बाय सिस्टम हमारी पॉजिटिव होती है, ठीक है। यहाँ निगेटिव होती है, वहां पॉजिटिव होती है, पता नहीं क्या वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट जैसे जैसे तुम अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तुमको एक चीज सिमिलैरिटी समझ में आएगी कि चीजें वहां दोनों जगह सेम हो रही है, मतलब बस अलग हो गया है। यहाँ पे तुम क्यू एब्जॉर्ड इक्वल टू 701 जूल, वहां भी वो सेम रहेगा, पर वर्क डन बाय सिस्टम वहां पे पॉजिटिव रहता है, यहाँ निगेटिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी निगेटिव है तो -394 जूल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, डेल्टा यू, मतलब हमें डेल्टा यू निकालना है, ठीक है। तो हम अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट इक्वेशन की यूज करके डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। डेल्टा, सॉरी ये सेकंड सेकंड इक्वेशन, हाँ तो थर्मोडायनेमिक्स सेकंड इक्वेशन यूज हुआ है, ठीक है। डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू,
ठीक है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये हम यूज करके लिख सकते हैं 701 माइनस 394। ठीक है, हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारी डेल्टा यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, फर्स्ट फॉर्मूला ऑन टिप्स, क्लियर कंसेप्ट्स, थर्ड कैलकुलेशन, फोर्थ, फोर्थ हमारी होती है ना जो अपने यहाँ पे जो जूल है, साइंस है। ठीक है, साइन वाइल कैलकुलेटिंग। ठीक है, ये चार चीज अगर तुम्हारे को इस चैप्टर में अगर है, ठीक है, अगर इनमें से एक भी चीज तुम्हारी मिस कर रही है, या तुम्हारा कैलकुलेशन कमजोर हो गया, या फिर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर तुम्हारे फॉर्मूलाज टिप पे नहीं है, तुम इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि तुमको फॉर्मूला और टिप्स होनी चाहिए, क्लियर कंसेप्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन सही से करनी चाहिए। और साइन की जो बात होती है, साइन जो होती है ना, भले तुम अगर वन वर्ड्स में जाओ, अगर जेई की बात करो, जेई में वन वर्ड्स में अगर तुमको फॉर्मूला नहीं याद है, कंसेप्ट नहीं पता है, कैलकुलेशन आती है बस, जेई में अगर तुमको बस ये दो चीजें नहीं है, तुमको कैलकुलेशन आता है, साइन तुमको समझ में आ रहा है, तो अगर तुम साइन भी देख के ना, अगर तुम साइन को देख के आंसर को देखोगे, अगर आंसर की साइन देख लोगे, तो तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज मल्टीप्लाई करना और क्या चीज डिवाइड करना। और तुम वो ही चीज जो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, अगर तुम उसको परफेक्टली कर ले रहे हो, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजिली। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा कंसेप्ट मांगता है, बहुत टाइम मांगता है सॉल्व करने को, बहुत चीजें समझनी पड़ती है, बहुत चीजें याद करनी है, किस टाइम कौन सा प्रोसेस लग रहा है, कौन से प्रोसेस में क्या क्या कंडीशंस है, बहुत चीजें याद करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन अपना है रिएक्शन ऑफ साइनामाइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CnS with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter। मैंने बताया था ऊपर बॉम्ब कैलोमीटर क्या है। एंड डेल्टा यू वाज फाउंड टू बी -742.7 किलो जूल मोर एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमें रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, रिएक्शन कैरिड आउट इन बॉम्ब कैलोमीटर क्या है, NH2Cn plus 3/2O2 गैस which gives N2 gas plus CO2 gas plus H2O liquid। ठीक है, और ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तुम देख सकते हो सारी चीजें यहाँ। ठीक है, N2 है। ठीक है, हमें इस रिएक्शन की डेल्टा यू दी हुई है, जो कि -742.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ये नॉट अ बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो इधर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ डेल्टा यू की वैल्यूज पे काम करनी है, मतलब उन्हीं चीजों पे काम करनी है। तो डेल्टा यू की वैल्यू हमें गिवन है, जो कि -742.7 किलो जूल पर मोल। आर की वैल्यू गिवन है जो कि 8.31, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल, ये कांस्टेंट है। और टी को 298 केल्विन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी। डेल्टा एनजी की वैल्यू अपनी होगी 2, यहाँ पे दो गैस है, 1 और 2, -3/2। ठीक है, O2 3। ये हमें आई थिंक इक्वेशन थोड़ी सी मतलब जैसा एनसीईआरटी वाली उन्होंने दी होगी, यहाँ पे बैलेंस है इक्वेशन। ओके, ये बैलेंस, सॉरी ये बैलेंस इक्वेशन है, और बैलेंस इक्वेशन। ओके, ये एक बैलेंस इक्वेशन है, और इसमें हमने डेल्टा एनजी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, डेल्टा एनजी की वैल्यू है क्या, तो दो रिएक्टेंट साइड्स 2 मोल हो गए, और प्रोडक्ट साइड 2 मोल हो गए, और रिएक्टेंट साइड 3/2 मोल, मतलब हाफ मोल। ये अपनी डेल्टा एनजी की वैल्यू हो गई हाफ मोल, हाफ मोल।
सो मतलब हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो होगी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच इक्वल टू -742.7 प्लस हाफ इंटू 8.314 इंटू 298, ठीक है, इंटू 298। हम दोनों की वैल्यूज निकाल लेंगे। 742.7 किलो जूल पर मोल प्लस 1.239 किलो जूल पर मोल, विच इज इक्वल टू -741 इंटू 461 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब नाइन्थ क्वेश्चन में आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमें क्या बोला है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 टू 55 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 24 जूल मोल पर केल्विन। हमें कंडीशंस दी हुई है और मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम दी हुई है। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले हम लोग निकालेंगे एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए टोटल मास जो गिवन है बाई मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, जो कि है 2.22 मोल्स अपनी आ गई, ठीक है। अब मोलर हीट कैपेसिटी हमारी 24 जूल पर मोल केल्विन है ना। और यहाँ पे डेल्टा टी हमारे पास टेम्परेचर चेंज में कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, विच इज इक्वल टू 20 केल्विन। इक्वल टू 20 केल्विन इसलिए है क्योंकि ये चेंज है, ठीक है। चेंज दोनों दोनों केस में 20 ही आएगा, ठीक है। तुम अगर ये इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो, तो दोनों केसेस में आज हमें दोनों केसेस में हमें वैल्यू 20 के। हीट कितना है? हीट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होती है, वो होती है सी इंटू एम इंटू टी। सी की वैल्यू हमें पता है, एम की वैल्यू हमें पता है और टी की वैल्यू हमें पता है। तीनों चीज हमें यहाँ पे जब ऑर्डरली पुट कर लेते हैं तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आती है 1065.6 जूल, जो कि हम वापस अब इसको किलो जूल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं 1000 से डिवाइड करके, जो कि 1.067 067 नहीं, 1.06 किलो जूल होगा, ठीक है। अब टेंथ क्वेश्चन में आता है। टेंथ क्वेश्चन हमें सेम चीज पूरा सेम ऐसे ही, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्रीजिंग of 1 mole of water at 10 डिग्री सेल्सियस to ice at -10 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा एच फ्यूजन दिया हुआ है, ठीक है। सीपी हमें दी हुई है एच2 लिक्विड की, सीपी हमें एच2 सॉलिड की दी हुई है। तो बेसिकली तुम इस क्वेश्चन का अप्रोच करने के पहले यही सोचोगे कि हमें ऑर्डरली सब चीज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बट एक बार तुम इसको डायग्रामेटिकली समझो वो क्या रहा है। तो मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन का तुम अगर डायग्राम से अप्रोच करो तो काफी इजीली तुम उसको देख सकते हो कि उस चीजों में हो क्या रहा है। तो देखो हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझेंगे। H2O लिक्विड है हमारी, ठीक है, उसको हम लोग कन्वर्ट करें H2O सॉलिड 10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशंस क्या हो रही है? पहले तो H2O लिक्विड को H2O लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस में लाएंगे। अब ये H2O लिक्विड को 0 डिग्री सेल्सियस से H2O सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस में लाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे स्टेट चेंज करेंगे और फिर यहाँ पे जो H2O सॉलिड है 0 डिग्री सेल्सियस को, उसको -10 डिग्री सेल्सियस लेंगे, डेल्टा S3, ठीक है। तो यहाँ पे तीन प्रोसेस हमारी हो रही है। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा S3, ठीक है। तो डेल्टा H1 की हम पहले वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा एच वन की वैल्यू होगी सीपी इंटू डेल्टा टी। सीपी की वैल्यू हमें डेल्टा एच वन की दी हुई है 75.3, ठीक है, जूल, इंटू डेल्टा टी हमें यहाँ पर 10 निकल लेना है। तो हमारी इसकी वैल्यू 75753 जूल पर मोल आएगी, ठीक है। एस टू की जो वैल्यू हमारी वो होगी -6.03 किलो जूल पर मोल, जिसको हम लोग लिख सकते हैं -6030 जूल पर मोल, ठीक है। एस थ्री की वैल्यू होगी सीपी इंटू डेल्टा टी 36.8 जूल बाई मोल इंटू केल्विन इंटू -10 केल्विन, ठीक है। -10 क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं 0 से -10, तो 0 से -10 जाएंगे तो हमारी जो चेंज आ रही है वो आ रही है हमारी -10 की, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे, तीनों वैल्यू हमारी आ गई, उस तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारी आंसर आएगी -5.645 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हम 11th क्वेश्चन पे चलेंगे। 11th क्वेश्चन हमारा बोला है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन CO2 फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन गैस, ठीक है। हमें सिंपली बोल रहा है कि अगर हमें जो कार्बन है, मतलब बोला है कि हमें 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन CO2 जब निकलेगा, ठीक है, तो उस टाइम क्या हीट रिलीज होगी, ठीक है, क्या अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो हमें जो इक्वेशन है, पहले तो हम तो कंबशन का इक्वेशन नॉर्मल दिखाएंगे पहले, ठीक है।
कंबशन ऑफ का इक्वेशन निकालेंगे तो उससे डेल्टा एसटीएम की वैल्यू में 393.5 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो सब यहाँ पे एक एक मोल है, यहाँ पे सब एक एक मोल है। ठीक है, तो एक मोल ऑफ CO2 मतलब 44 ग्राम ऑफ CO2। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म होता है तो हमारी 393.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। ठीक है, अगर हमारी 1 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म होगी तो हमारी 393.5 बाई 44 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलेगी। सिंपल यूनिटरी मैथ्स है। ठीक है, अब हमें 35.2 ग्राम ऑफ CO2 है, 35.2 ग्राम ऑफ CO2 है, तो अगर उसको हम लोग 1 ग्राम ऑफ CO2 इंटू 35.2 करेंगे तो हमारी जो ये 314.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी आई, वो हमारी एनर्जी रिलीज फॉर 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म की होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 की आएगी 314.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सिंपल यूनिटरी मैथ मेथड से हम ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यहाँ पे। अब ट्वेल्थ क्वेश्चन पे आता है। ट्वेल्थ क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस दी हुई है, CO2 गैस दी हुई है, N2O गैस दी हुई है, N2O4 गैस दी हुई है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब वैल्यूज दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा RH फॉर द रिएक्शन N2O4 प्लस 3CO प्लस N2O प्लस 3CO2। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे तुम इक्वेशन देख सकते हो, तो इक्वेशन देख के तुम ये समझ रहे हो कि क्या है, क्या करना है। और डेल्टा RH निकालने के लिए, डेल्टा RH निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेल्टा RH हमें प्रोडक्ट साइज में माइनस करना पड़ता है डेल्टा RH रिएक्टेंट साइज का। ठीक है, डेल्टा RH प्रोडक्ट माइनस डेल्टा RH रिएक्टेंट इक्वल टू डेल्टा RH फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो डेल्टा RH ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं, प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट का निकालते हैं। ठीक है, तो डेल्टा RH प्रोडक्ट का क्या होगा, हमें N2O का क्या है, N2O का है 81, 81 प्लस CO2 कितना है, CO2 दी है -393, 3 मोल से 3 इंटू -393 माइनस 9.7, 9.7 है N2O4 का। ठीक है, N2O4 का मतलब -9.7 प्लस हमें देखना है CO का, CO का है -110, तो 3 इंटू -100, 3 मोल्स ऑफ CO। ठीक है, अब ये पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डेल्टा RH ऑफ इक्वेशन क्या आती है, -778 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला कहाँ कौन सा लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है सारे। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, गिवन दैट N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। इस इक्वेशन का डेल्टा RH हमें दिया हुआ है, हमें पूछा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। तो बेसिकली हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 की गैस क्या चीज कर रहा होगा, वो होगा कि जितना डेल्टा RH ऑफ द रिएक्शन है डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, मोल्स ऑफ NH3 क्या, 2 मोल्स, 1 मोल N2 का होगा, 3 मोल H2 का होगा, तो 2 मोल NH3 होगा। तो डेल्टा डेल्टा HF क्या होगा अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेशन NH3, डेल्टा RH बाई 2। डेल्टा RH बाई 2 होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इन द बैलेंस रिएक्शन। तो ये हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, -92.4 बाई 2 विच इज इक्वल टू -46.2 किलो जूल पर मोल, विच इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। ठीक है, अब 14th क्वेश्चन में आते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH लिक्विड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, हमें यहाँ पे CH3OH लिक्विड का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH3 लिक्विड है, C सॉलिड प्लस 2H2O प्लस हाफ O2, तो कि बना रहा है CH3OH लिक्विड। ठीक है, ये हम कर लिए, ये हमारे ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन का फॉर्मूला होगा CH3OH गैस के लिए। ठीक है, लिक्विड के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है थर्ड इक्वेशन से बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से कैसे बना सकते हैं, फोर्थ इक्वल टू सेकंड इंटू टू, सेकंड प्लस 2 इंटू थर्ड -1, सेकंड प्लस 2 इंटू थर्ड -1, सेकंड प्लस 2 इंटू थर्ड -1। ठीक है, तो जब हम ये करते हैं सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे जो भी जितने यहाँ पे डेल्टा RH की वैल्यू दी है, डेल्टा CH3 की कंबशन की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा फॉर्मेशन की वैल्यू, सारी चीजें हम यहाँ पे पुट करेंगे ऑर्डरली, और हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो हमारी डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ CH3OH लिक्विड की होगी। ठीक है,
तो ये 14th क्वेश्चन हो गया, 15th में आ रहा है। 15th में बोला कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस CCl4 C plus 4Cl गैस एंड कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4 गैस। ठीक है, और हमें यहाँ पे सब कुछ दी हुई है। डेल्टा एच वेपराइजेशन CCl4 की 30.5 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच फॉर्मेशन CCl4 की -135.5 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ C इक्वल टू 715 किलो जूल पर मोल। ठीक है, डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ Cl2 इक्वल टू 242 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो सारे डेटा हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख लेंगे। ओके, तो तो अब जब हमें जो इक्वेशन हमें जो चाहिए, जो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज हमें यहाँ पे जो दी हुई है, ठीक है, वो है CCl4 गैस प्लस गिव C गैस प्लस 4Cl गैस। यहाँ पे हमने इस गिवन डेटा की इक्वेशन फॉर्मेट में लिख दिया है। ठीक है, तो जो हमें डेल्टा एच चाहिए इस इक्वेशन का, ठीक है, डेल्टा एच इस इक्वेशन का चाहिए ना हमें। क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। एंथैल्पी चेंज होती है डेल्टा एच हमें क्या चाहिए, डेल्टा एच हम लिख सकते हैं sec third equation plus 2 into fourth equation minus first equation minus second equation। बेसिकली हमने कट आउट किया, सारी चीजों को कट आउट करके लिख दिया यहाँ से। ठीक है, कट आउट करके ये इक्वेशन बनाया, ये इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हमने बनाया। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमें जो तो गिवन है हम वहां पे वापस डेल्टा एच वाले इक्वेशन पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। और डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज की हमारी वैल्यू आ रही है 1304 किलो जूल पर मोल। अब वही हमें बॉन्ड एंथैल्पी और CCl इन CCl4 पूछा है, तो हम जानते हैं CCl में 4 CCl बॉन्ड होगी। ठीक है, तो डेल्टा एच बाई 4 अगर हम कर दें तो हमें एक CCl बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी पता चलेगी, विच इज इक्वल टू 326 किलो जूल पर मोल, विच इज इक्वल टू 326 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हमारी 15th क्वेश्चन भी हो गई। अब हम आएंगे 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन एक मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछ रहा है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा यू की वैल्यू 0 व्हाट विल बी डेल्टा एस। आइसोलेटेड सिस्टम जैसे जानते हो, मैंने बताया कि डज नॉट चेंज एनर्जी विद सराउंडिंग, ना मैटर ना एनर्जी। ठीक है, बट एंट्रोपी टेंड्स टू इंक्रीज द केस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो जो क्या होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी चेंज जीरो होती है, एनर्जी चेंज जीरो होती है, बट जो एंट्रोपी होती है वो चेंज करती है। जब जब भी उस केस में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, उस केस में एंट्रोपी चेंज करेगी, एंट्रोपी चेंज करेगी। उसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, क्योंकि डेल्टा अगर एंट्रोपी चेंज करती है, अगर हमारी किसी चीज की एंट्रोपी चेंज कर रही है, तो इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हेयर, तो हम कह सकते हैं डेल्टा एस की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी या पॉजिटिव होगी, मतलब दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और 17 क्वेश्चन में आता है। 17 क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2A प्लस बी गिव्स सी। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है। एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस कंसीडरिंग डेल्टा एच एंड एस टू बी कांस्टेंट ओवर टेम्परेचर रेंज। ठीक है, तो अगर हमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए तो उस केस के लिए हमें डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होना चाहिए। हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा गिव्स इक्वेशन से। ठीक है, और हमें डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है, तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी तो डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाएगा। और जब हम टी की वैल्यू निकालेंगे वो होगी डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो हम यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे टी की वैल्यू, ठीक है, टी की वैल्यू हमारी आएगी 2000 केल्विन। अब हम मैंने जैसे बताया कि जेई में आपको जरूरत नहीं पड़ता कि आपको क्वेश्चन बनाना आए कि ना आए, हमें बस इसमें पूछ देगा, चार ऑप्शन दे देंगे, टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 400 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है और यहाँ पे 0.2 जूल पर केल्विन पर मोल है। ठीक है, तो हमें बस केल्विन को ऊपर लाना है। ठीक है, और सारी वैल्यूज खुद ब खुद कट जाएगी क्योंकि वो सेम है। ठीक है, तो हम सीधे देखेंगे डेल्टा एच डेल्टा एस कर देंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू हमारे को मिल जाएगी 2000 केल्विन। ठीक है, तो रिएक्शन विल बी in state of equilibrium at 2000 Kelvin and will be spontaneous above this temperature। ठीक है, 2000 केल्विन के टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, अब 18 क्वेश्चन में फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस गिव्स Cl2 गैस। ठीक है, व्हाट आर द साइंस ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच की यहाँ वैल्यू निगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हुई है। और डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव होगी क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीजेस व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब चीजें छोटी होती है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है,
बट यहाँ पे चीजें जब मिल जाती हैं तो उसकी एंट्रोपी घटती है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये यूनिवर्स का मतलब यूनिवर्स, जैसे कि आइंस्टाइन ने बताया था यूनिवर्स का ये है लॉ, तो ये यूनिवर्स मतलब चांद तारों तक के लिए सही है। ठीक है, तो चार्ल्स एक्सप्लोजन है उसमें भी अगर हमें ये चीजें होती है ना, तो ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, वहां भी ये चीजें लागू होती है। फॉर द रिएक्शन टू ए गैस, 19 क्वेश्चन में आ रहे हैं, टू ए गैस प्लस बी गैस गिव 2D गैस। ठीक है, तो इसमें हमें डेल्टा यू की वैल्यू दी है, डेल्टा एस की वैल्यू दी है, कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन, whether reaction may occur spontaneously or not। ठीक है, तो हमें डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी पता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है, तो हम यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू आसानी से निकालेंगे, जो कि हमारे को मिलेगी। हम यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, डेल्टा यू ऑलरेडी गिवन है, डेल्टा एन जी हमें पता है क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, और डेल्टा आर हमें पता है, आर कांस्टेंट है, टी हमें दी हुई है। ठीक है, टी हमें दी हुई है, टी हमारे पास है 298 केल्विन। हाँ, टी अगर नहीं दी हुई है तो हम उसको मान के चलते हो 298 केल्विन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमें डेल्टा एच की वैल्यू आ गई, जो कि है -12.987 किलो जूल। ठीक है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है, और गिव्स इक्वेशन के हिसाब से, गिव्स इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा जी की वैल्यू होगी, वो होगी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और टी हमें पता ही है 298 है, डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है, और जी डेल्टा एच की वैल्यू हमने फ्रेश में निकाली है। सारी चीजें जब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू होगी 0.164 किलो जूल। ठीक है, 0.164 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारी डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है, ये हमारी डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है। हमसे पूछा गया कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन एंड प्रेडिक्ट वेदर रिएक्शन में occur spontaneously और नॉट। तो डेल्टा जी की वैल्यू हमारे को पॉजिटिव आ रही है, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। ठीक है, डेल्टा जी अगर निगेटिव आती तो हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ये भी स्पॉन्टेनियस नहीं है। The equilibrium constant for the reaction is then what will be the value of delta G R T equal to 300 Kelvin। तो हमें पता है, हमें ये पता है कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -2.303 आर टी लॉग 10 लॉग के। ठीक है, तो आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है। ठीक है, सारी चीजें अब हम इक्वेशन में डाल देते हैं, -2.303 इंटू 8 इंटू 3 इंटू टेम्परेचर 300 इंटू log 10 की वैल्यू log बेस 10 होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और हमारा जो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई करने पर -5527 जूल पर मोल, विच कैन बी ऑल्सो रिटन -5.527 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 21st क्वेश्चन पे आते हैं, तो उस 21st क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO गैस गिवन दैट हाफ N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स NO गैस, डेल्टा RH ऑफ इसका दिया 90 किलो जूल पर मोल, NO गैस का दिया हुआ है नैनो गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स NO गैस, डेल्टा आर एच इसका -74 किलो जूल पर मोल है। तो हमें पूछा कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है, तो बेसिकली हम जल्द से जानते हैं डेल्टा आर एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो वो अनस्टेबल होता है, मीन्स वो अनस्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन। और जो NO2 गैस के लिए उसमें डेल्टा आर एच की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल रिएक्शन है। ठीक है, अब ये 22nd क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था इसमें भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होगा, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज द सराउंडिंग व्हेन 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड इज फॉर्म अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो डेल्टा एच एफ नॉट इक्वल टू -286 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्यू रिवर्सिबल हम जैसा कि जानते हैं इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच एफ नॉट, फॉर्मेशन के उल्टा होगा। ठीक है, इक्वल टू -286 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एच सराउंडिंग हमारे को दी हुई है, क्यू रिवर्सिबल हमारे +286 किलो जूल पर मोल है, और डेल्टा एस सराउंडिंग होगा क्यू रिवर्सिबल बाई टी, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। टी हमारे को कितना दिया हुआ है 298 केल्विन। ठीक है, टी हमारा आइडियल कंडीशन पे है तो 298, स्टैंडर्ड कंडीशन पे 298 केल्विन लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग हमारी जो आएगी वो आएगी 286 इंटू 000, मतलब किलो जूल को इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, जूल पर मोल में बाई 298। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेटर से निकाल, मतलब मैंने तो कैलकुलेटर से निकाला, आपको सॉल्व करना पड़ता है कॉपी पे, तो आप निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू अगर 959.7 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो हम जैसा कि देख सकते हैं हमारा ये एक्सरसाइज भी ओवर हो गया, इसमें सिर्फ 22 क्वेश्चन है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है बट बहुत कैलकुलेटिव रहती है। थर्मोडायनेमिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स,
फॉर जेई। और जेई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप ये चैप्टर अच्छे से कर लें। बाहर से भी कुछ सवाल बनाए, जितना हो सके इसका सवाल बनाए। काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल आते हैं, काफी मिक्स करके आइडियल गैस को इंक्लूड करके इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी हम ये क्लास अभी यहाँ बंद करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।